हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। आईएएस 2024 को टारगेट करते हुए गोयला क्लासेस की तरफ से इनिशिएटिव लाया गया आप लोगों के लिए, जिसका फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया है। एनसीईआरटी हमने चैप्टर पढ़ लिया है। अब चैप्टर से रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यूज लेके आई हूँ। चैप्टर नहीं देखा तो जरूर देखेंगे, बहुत आपको बेसिक से पढ़ाया गया है और आज हम करेंगे क्वेश्चंस। तो पहले चैप्टर पढ़ लीजिएगा एंड देन आप इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यील्ड इज अ मेजर। जो यील्ड होता है स्टूडेंट, यील्ड मतलब होता है रिटर्न, वो मेजर किया जाता है crop produce on a given piece of land during a single year, crop produce on a given piece of land during a single season, crop produce and wasted on a given piece of land during a single season, crop produce on a given piece of land during a single decade। क्या आंसर होगा इसका? जो यील्ड है वो कैसे मेजर किया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट ए है, जो क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है गिवन पीस ऑफ लैंड, जितने लैंड है और एक ईयर में, सिंगल ईयर में देखा जाता है। मान लीजिए फार्मर ने 100 रुपए लगाया, उससे क्या उसको रिटर्न आया, प्रोड्यूस कितना हुआ, राइट? कि 100 रुपए का 100 हुआ, 100 रुपए का 120 हुआ या 100 रुपए का 80 रुपए हुआ। यील्ड रिटर्न होगा, वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। अगर मोनोक्रॉपिंग की बात करें तो मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है, आपकी यील्ड कम आती है। लेकिन आजकल जो चल रहा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जिसको मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो यील्ड होता है, जो रिटर्न होती है, वो चांसेस ज्यादा होता है। ओके, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन है जो कि आप रीड कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टिल द मिड 1960 द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वन विथ relatively low yield. In the context of this, consider the following statement. तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। अगर 1960s में देखें तो जो सीड की कल्टीवेशन होता है वो ट्रेडिशनली जो है वो कम होती है यील्ड। क्यों? ट्रेडिशनल सीड नीडेड मोर इरिगेशन। क्या ट्रेडिशनल ज्यादा सिंचाई मांगता है? HYV सीड नीडेड less water and also chemical fertilizer than the traditional seeds। जो HYV हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में लाया गया, वो क्या होता है, लेस पानी चाहिए और ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें, राइट? फार्मर यूज काउडंग, फार्मर काउडंग यूज करते थे एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज अ फर्टिलाइजर फॉर ट्रेडिशनल सीड्स। वो क्या ट्रेडिशनल जो है मैन्योर यूज करते हैं, ऐसा सच बात है। फोर्थ है, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल लीड द HY सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल जो हम क्रॉपिंग करते थे और हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए HYV सीड, उसमें हाई रिटर्न दिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर स्टूडेंट होगा 3 और 4। यहाँ पे ट्रेडिशनल ज्यादा सिंचाई नहीं, लेस सिंचाई चाहिए, तो इसको काट के याद रखिएगा। अगर HYV सीड देखें तो उसमें पानी, सिंचाई ज्यादा चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर भी ज्यादा चाहिए होता है। यस, ट्रेडिशनल में हम क्या यूज करते थे, हम जो है मेन्योर, लेकिन बायो फर्टिलाइजर आप लोगों ने सुना होगा ट्रेडिशनल जो कि काउ डंग से बनता है, वो यूज करते थे, राइट? और HYV सीड से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, ये पक्का पक्की सही बात बोल रहे हैं, राइट? क्योंकि हम इसीलिए लेके आए, आजाद हुए तो हमें प्रोडक्शन की ज्यादा, हम फूड के लिए भी किसी पे डिपेंड होंगे तो हमारे पे फिर से हमारी वो सॉवरेनिटी ले लेगा। इससे क्या होगा कि हम खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। इसीलिए हम 1966 और 67 में हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, जो कि आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस प्रकार से है। एक चीज और आप नोट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें तो यहाँ पे पंजाब जो है सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। इसको नोट करेंगे आप लोग, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ,
असर्शन रीजन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, स्टेटमेंट वाइज ही होता है। पहले फर्स्ट देखेंगे असर्शन सही है, फिर देखेंगे रीजन। सबसे सिंपल वे, जो असर्शन में बोला गया है वही रीजन में बोला गया है, राइट। जो रीजन में बोला गया वही असर्शन में, तो आपका ए और बी भी सही हो जाता है, राइट। इस प्रकार चलिए देखते हैं किस प्रकार से। सम टाइम आफ्टर द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर द सॉइल विल बी मोर फर्टिलाइज देन बिफोर, राइट। अगर हम देखें केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, राइट, ज़्यादा बढ़ जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर कैन किल द बैक्टीरिया, क्या केमिकल फर्टिलाइजर बैक्टीरिया को किल कर देता है? ये आपके पास क्वेश्चन है, ऐसे बताइए। तो इसका आंसर है ए, फॉल्स है, क्योंकि केमिकल जब यूरिया डालते हैं तो कुछ तो डिसॉल्व हो जाता है सॉइल में और कुछ नहीं होता है, जिससे क्या होती है, केमिकल फर्टिलाइजर से उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इट मीन्स वो डिग्रेड हो जाता है, याद रखिएगा। यस, केमिकल फर्टिलाइजर लाया ही इसलिए गया था क्योंकि बैक्टीरिया को मारना था, पेस्ट को मारना था, इसीलिए। तो इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं, आपका आंसर मिल गया। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, जो हाईएस्ट कंजम्पशन क्या है बट केमिकल फर्टिलाइजर का, वो पंजाब स्टेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप लोगों को हमने बताया था मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं, उसको जाके देखिएगा, उसी से ये सवाल है। तो चलिए मेरे साथ करिएगा। मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेमुनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। Non-market activities are the production for self-consumption. Market activities include the production of goods and services, including the government services. Non-market activities include consumption and processing of primary product and on-account production of fixed asset. तो इसका आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि हमें मार्केट प्रोड्यूस करके और हमें मार्केट में बेचना होता है, उससे रिटर्न्स कमाना होता है। लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, 1 2 3 4 सारा सही है, ओके सारा। तो यहाँ पे यस, ये पे और प्रॉफिट के लिए होता है मार्केट एक्टिविटीज। नॉन मार्केट एक्टिविटीज सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, यस। मार्केट एक्टिविटीज प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज कंजम्पशन और प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स, अपने ही फिक्स एसेट पे वो बनाया जाता है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो इसको बोला जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए हम लेके आए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा डेप्थ नॉलेज होगी। आगे चलते हैं, आगे फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर आर कैटेगराइज एज अ टर्शियरी सेक्टर। तो 3 प्रकार के सेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो देखिए टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, जो तीसरी होती है, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, टूरिज्म, मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर स्टूडेंट होता है आपका 3 और 5। फिशिंग आपका एग्रीकल्चर प्राइमरी में आ जाता है, माइनिंग और क्वेरिंग जो होती हैं वो भी आपका क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर में। टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग आपका इंडस्ट्रीज में आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है। तो ये आपके लिए है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं हायर क्लास में। अगर आप और भी 9th से अगर बढ़ेंगे तो 5 सेक्टर ऐसे होते हैं। प्राइमरी में आपका फिशिंग, पॉटरी, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग आता है। इंडस्ट्रीज में देखें सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सब टर्शियरी सेक्टर में जो कि सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, राइट। इस प्रकार से हर एक चीज आपको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको ये जो है मैंने आपको पढ़ाया है, जरूर आप जाके देखेंगे, हम बोल रहे हैं आपको। तो फर्स्ट बोला गया है, सर्व शिक्षा अभियान हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंशन एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। जो सर्व शिक्षा अभियान आया है, अटेंशन और रिटेंशन मतलब कि बच्चे स्कूल आए, रहे और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसलिए था। मिड डे मील्स हैज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 16 to 14 ईयर्स। तो जो मिड डे मील्स हैं वो इसलिए लाया गया था एलिमेंट्री,
तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट गलत है, क्योंकि उल्टा बोला गया है। सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए लाया गया था, जो कि स्टूडेंट 6 to 14 ईयर के हैं। ओके और जो है मिड डे मील्स इसलिए लाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट रेशो बढ़े, इसलिए लाया गया। तो इस प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा और हमने आपको पढ़ाया भी है अच्छे से डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखते हैं क्या है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पे जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ महीनों उनको जॉब नहीं मिलती। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं वही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं। इन केस ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। जब डिसगाइज होता है उसमें पीपल अनएम्प्लॉयड होते हैं, पीपल एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड नहीं एम्प्लॉयड बोला गया है। रूरल एरिया हैज मोस्टली एजुकेटेड। रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका 4। यहाँ पे देखिए क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कुछ महीने एम्प्लॉयड होते हैं और कुछ महीने अनएम्प्लॉयड होते हैं, इसको बोला जाता है। यस बिल्कुल सही है। डिपेंडेंट जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अनडिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने में एम्प्लॉयड लगता है लेकिन एक्चुअल में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। यहाँ पे उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जीरो। ओके ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। और रूरल जो है वहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है एंड सारी स्टेटमेंट सही हो जाती हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट। फिर से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के है। अनएम्प्लॉयमेंट में आपको बताऊं तो पीपल एज रिसोर्सेज में ये चैप्टर है जो कि आपको टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी होता क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो स्टूडेंट जहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं और विलिंग है, एबल है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती, तो उस चीज़ को हम अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार बोल देते हैं, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज इकोनॉमी ओवरलोडेड। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है इकोनॉमी ओवरलोडेड, राइट। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज ए इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। अगर किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो उसको डिप्रेस अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी बोलते हैं। इन केस ऑफ इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंट लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो क्या है, लो इनकम है, हाँ, और प्रोडक्टिविटी, इसीलिए वो अनएम्प्लॉयड है, ऐसा कुछ है। तो इसका आंसर क्या होता है आपका, इसका आंसर होता है फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, ये गलत है, राइट, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको, राइट। तो ये है। तो इसका अगर हम देखें स्टूडेंट तो ये इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, इकोनॉमी ओवरलोडेड हो जाता है, बेरोजगार लोग होते हैं, ये बोला गया है। यस अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उसको डिप्रेस, क्योंकि लोग ही हैं, जब वो उनको जॉब नहीं मिलेगा इट मीन्स उनको इनकम नहीं है तो डिमांड नहीं करेंगे और पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। इस प्रकार से आपने याद रखना है। ओके एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, असर्शन है और फिर से रीजन है, इसका सवाल है, चलिए देखते हैं। इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर पार्सली। अगर हम देखें तो यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है एग्रीकल्चर पे, पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, ये बात बोला गया है। एग्रीकल्चर फेस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या एग्रीकल्चर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है? इसका आंसर है यस, बोथ आर सही, आर इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चर की बात करी गई और यहाँ पे भी बोली गई है यस। जो अगर हम देखें ट्रेंड रिसेंटली तो एग्रीकल्चर पे लोग क्या हो गए हैं, कम हो गए, डिपेंडेंसी कम हो गई है और एग्रीकल्चर में आपको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। ओके तो ए आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
10th question, consider the following statement regarding the consequence of disguised unemployment. क्या consequence होगा छुपी हुई बेरोजगार से? The concept of sharing of work in the field and produce raise reduce the hardship of unemployment in the rural area. अगर देखें तो कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क, जो फील्ड पे काम किया जाता है, वर्क किया जाता है, वो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एंड रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया. इट डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी को रिड्यूस नहीं करता. ग्रेजुअली सरप्लस लेबर एवरी हाउस होल्ड टेंड टू माइग्रेट. अब जो लोग रिड्यूस नहीं करता अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, पॉवर्टी को रिड्यूस नहीं करता, तो जो लोग एक्सेस में हैं वो क्या मूव करते हैं सिटी की तरफ. यस, ये बात बिल्कुल सही है, राइट. ये बात दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है, सी सही है. अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लोग फिक्स अपने लैंड पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट, शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड, और ये हार्डशिप अनएम्प्लॉयमेंट में जो रूरल एरिया होता है, रूरल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है और यहाँ पे एक्सेस लेबर होती है, कोई पॉवर्टी कम नहीं होगा क्योंकि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, राइट, ऐसा ही है. तो उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं होगा. तो ये एक्सप्लेनेशन है. और वो लोग कहाँ माइग्रेट हो जाते हैं, वो माइग्रेट हो जाते हैं सिटीज़ की तरफ, अर्बन एरिया की तरफ. इसी को देखते हुए बहुत बेसिक से आपको एनसीईआरटी कराया जा रहा है, तो आप जरूर ज्वाइन करें हमारी क्लासेस को, जो कि आपको एक एक चीज़ पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट. एमसीक्यूज भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं. तो इसमें बहुत मिनिमम कॉस्ट 50% पे मिल रहा है 2999 में, जो कि आप बाय कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही, लेकिन हम फिर आपसे मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ. आप सभी का शुक्रिया. थैंक यू.